बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। सियासत की बहुत बात की जाती है, सियासी मैदान हमेशा से गर्म रहते हैं, लेकिन कारोबारी इदारों के जो सियासी हालात होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑफिसेज़ में कल्चर की बड़ी बात की जाती है, कॉर्पोरेट कल्चर को बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। आजकल की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो हर कंपनी क्लेम करती है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है। एमएनसीज़ के लिए लोग बड़े बेताब होते हैं कि एमएनसीज़ में कोई जॉब लग जाए, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा होता है। लोकल कंपनीज़ की तरफ लोगों की प्रेफरेंस कम होती है। बट आज के इस दौर में देखा जाए कि जब पाकिस्तान क्राइसिस से हमेशा से गुजरता रहता है, लेकिन इस वक्त जो रेमिटेंसेस कमाने के लिए दुनिया बियॉन्ड द बॉर्डर्स काम करने की कोशिश करती है, ब्रेन ड्रेन भी पाकिस्तान से बहुत हो रहा है, तो लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट कल्चर को किस तरह से मेंटेन करते हैं, इसके ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे। सरकारी इदारों में किस तरह की पॉलिटिक्स होती है और जो प्राइवेट निजी इदारे हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स किस तरह की होती है। क्या पॉलिटिक्स, सियासत, ऑफिस की सियासत जो होती है वो क्या सिर्फ नेगेटिव होती है या पॉजिटिव भी होती है। कंपनीज की जो मैनेजमेंट होती है वो क्या चाहती है कि क्या ऐसा ही कोई डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला इंप्लीमेंट रहे कंपनी के अंदर, लोग कोई ऐसा पूल ना बना लें, कोई ऐसा उनका मिलीभगत ना हो जाए कि जिसकी वजह से वो कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाएं। तो लिहाजा सियासत करके लेग पुलिंग की तरफ से कुछ लोगों को अपने करीब कर लो और कुछ लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए, तो क्या वाकई नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है या उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। इसके ऊपर आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं जो कि कराची में भी होते हैं, दुनिया के हर कोने में जहाँ भी देखें, सोशल मीडिया के ऊपर देखें, ख़ास करके आजकल के प्रोफेशनल नेटवर्क के ऊपर देखें, लिंक्डइन पे, तो आपको उनकी प्रोफाइल का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर तारुफ कराने जा रहा हूँ तो शायद आज का हमारा प्रोग्राम सिर्फ इसी नज़र हो जाएगा। मैं ज़्यादा मुखल नहीं रहूँगा, मैं वेलकम करूँगा जनाब हसन रज़ा साहब जो कि CEO हैं टेक टाइटन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब कैसे हैं आप? बेहतरीन, परफेक्ट। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने बड़े बिजी शेड्यूल में से कीमती वक्त में से भी टाइम निकाला। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी। आई थिंक दैट कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन जो हमें 40 मिनट्स मिले हैं, इस पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू द वीनस चैनल। आप बहुत अच्छा काम करें, मैं देख रहा हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा सर, पॉलिटिक्स की बात की जाती है, सियासी मैदानों की जैसे मैंने बात करने की कोशिश की, मुझे तो वो सियासत समझ नहीं आती। कॉर्पोरेट कल्चर की, प्रोफेशनल लाइफ की सियासत की अगर बात की जाए तो सियासत बेसिकली ऑफिस में होती किस तरह से है? बिल्कुल सही। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। डॉक्टर साहब क्रेडिट गोज़ टू यू। आपका मैं कंटेंट देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट का आप कंटेंट लेकर आते हैं। आजकल के दौर में ये कंटेंट जो हमारे इमर्जिंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, कितने सियासती मारोगे, हर ऑर्गेनाइजेशन से एक सियासती ज़रूर निकलेगा। तो डॉक्टर साहब हर जगह, हर इदारे में जहाँ 2 से 3 लोग काम करते हैं वहाँ सियासत एग्जिस्ट करती है। अच्छा, हम अक्सर कहते हैं कि देयर इज़ नो पॉलिटिक्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉलिटिक्स का जो वॉल्यूम है वो शायद कम हो सकता है, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि देखें फेवरेटिज्म इज देयर, एग्जिस्ट तो ज़रूर एग्जिस्ट करती है। फिर देखें ना, वहाँ पर आप बैठे हैं, आपने पॉलिसीज़ नहीं बनाई, आपने प्रोसीजर नहीं बनाई है, पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हर बंदों के पास पावर है और हमें मज़ा आता है पावर को यूज़ करने का और मिस यूज़ करने का। डॉक्टर साहब हमें मज़ा आता है। हम हमारे एशिया रीजन के अंदर तो यह पावर को मिस यूज़ करना तो हमारी पहली प्रायोरिटी है। मेरे पास पावर है ना, तो मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। अब उससे होता क्या, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने अक्सर पॉडकास्ट में कहा है, जब आप किसी के साथ सियासत करते हैं, उसका रिस्क ख़राब करते हैं, डॉक्टर साहब ये एक माशी कत्ल है। बेशक, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, आप उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करते डॉक्टर साहब, आप उसके घर वालों की ज़िंदगी, आप उसके ख़ानदान की ज़िंदगी, कई ऐसे प्रोफेशनल्स की लाइफ इस ऑफिस पॉलिटिक्स ने ख़राब की है। आज वो रिक्शा चला रहे हैं, आज वो चिंची चला रहे हैं, आज वो फ़ोटो कॉपी कर रहे हैं, फ़ोटो स्टेट कर रहे हैं, आज कोई बेचारा दूध बेच रहा है, दही बेच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से उनका करियर ख़त्म कर दिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो ऑफिस पॉलिटिशियन। मैं ऑफिस पॉलिटिशियन कहता हूँ कि जो इदारों को ख़राब करते हैं।
अब हमारे इदारे जो है ना यहाँ पे, वो करते क्या हैं डॉक्टर साहब, वो करते ये हैं कि उनको ना ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बंदा बैठा होता है ना, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वही सारी चीज़ें देख रहा होता है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ सिस्टम्स तो है नहीं, सही पीपल ओरिएंटेड बात तो हम करते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कहीं भी नज़र नहीं आता। बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कुछ जगहों पे है भी इम्प्लीमेंटेड, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर ना एक किचन कैबिनेट बनी हुई है सेठ साहब के पास, वो जिसको हम सेठिया कहते हैं ना, वो जो 5-6 लोग हैं ना जो किचन कैबिनेट का पार्ट हैं, वही सेठ साहब के क्लोज हैं, वो ही फीड करते हैं कि यार ये बंदा ऐसा है, उसका परसेप्शन डेवलप करते हैं। अब आप उस किचन कैबिनेट को अच्छा मैनेज कर लें, बेहतरीन मैनेज कर लें, तो आपकी नौकरी पक्की। मैंने वर्ड यूज़ किया है मैनेज करना, बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि आप किचन कैबिनेट का गुलाम बन जाए, ना 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 ना, आप उनको समझे। अब वो कौन से लोग होंगे, 4-5 जो बॉस के साथ पुराने होंगे, सही, जो कहेंगे, जो क्लेम करेंगे यार ये इदारा जब बना था ना, हमने सेठ साहब के साथ मिलके बनाया था। अच्छा, जो ही सेठ साहब उनको कुछ कहेंगे तो सेठ साहब को इमोशनली वो ना ब्लैकमेल करेंगे कि हमने जिंदगी इतनी दे दी, हमने बचपना दे दी, हमारा जवानी यहाँ देखिए जी गुजरी। मैं तो अम्मी बन गई यहाँ पर आके, वो कहेगा मैं तो अब्बू बन गया, मतलब यहाँ पर आके जो है मैंने अपने एक लाइफ का बड़ा हिस्सा स्पेंड किया। तो मतलब बताएं, अपॉर्चुनिटीज़ को भी जो है ना वो छोड़ा, कहीं गया नहीं, लॉयल्टी के साथ यहाँ पर रहा। हाँ, लेकिन अब देखें, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं आज आपको ये बताऊँगा, मैंने और भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे यहाँ ना डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी, ऑफिस पॉलिटिक्स में भी एक बंदा है जिसका काम है मिस्टर चुक्कू, उसको कहते हैं। मैंने ये पहले भी टर्म, बिल्कुल आपकी टर्म ये काफ़ी फेमस वायरल है। अब वो मिस्टर चुक्कू जो है, जो ऑफिस में बॉस के बड़े करीब है, उसका काम है कि उसने बॉस को उठा के रखना है, उसने बॉस को चुप देना है, जहाँ पर जाना है उसने देखना है कि बॉस आ गया, बॉस को देख के वो एक सॉन्ग सुनाएगा, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, ऐसे ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। वो जहाँ बॉस जाएगा वो उसके पीछे पीछे बॉस को कहेगा, बॉस आज आप बेहतरीन लग रहे हैं, बॉस आपसे तो बेहतरीन कोई है ही नहीं। अब ये चुक्कू करता क्या है, काम तो आता नहीं, इनकॉम्पिटेंट। सिर्फ एक कॉम्पिटेंसी है, बॉस की तारीफ करना, बॉस के सामने जाना और बॉस को कहना, बॉस आज आपने कमाल कपड़े पहने। उसने अपनी जेडीज इसी तरह से तरतीब दे दी और सबसे खास उसकी जो क्वालिटी है वो यही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखिए कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन तो तारीफ करना है, लेकिन मिस्टर चुक्कू करेगा क्या, वो आपका इमेज, अगर आपके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो वो आपका इमेज बॉस के सामने ख़राब कर देगा। सही। आपने उससे हंस के बात नहीं की, आपने उससे सलाम नहीं लिया, आपने उसको ये नहीं कहा कि तुम आज तुम भी अच्छे लग रहे हो, तुम भी प्यारे लग रहे हो, मतलब उसकी तारीफ नहीं की, उसकी तारीफ नहीं की। क्योंकि देखिए मिस्टर चुक्कू किसी की तारीफ कर रहा है तो उसको भी तो तारीफ की ज़रूरत है ना। exactly. तो वो अब वो करा होगा, लेकिन वो बॉस के सामने आपके परसेप्शन जो है ख़राब कर देगा। अब उस तरह से हो जाएगी। अब देखें, ये तो एक कैटेगरी है जो मैंने पहले ही बताई। अब जो दूसरी कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन में जो अक्सर पाए जाते हैं, वो होते हैं मिस्टर साजिशी और मिस साजिशी। इनका काम ये है इदारों में जहाँ कोई बात पता चली कॉन्स्पिरेंसी कि यार ये कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फ़ौरन पहुँचेंगे बॉस के पास, बॉस को कहेंगे, बॉस अगर आपने इसके ऊपर एक्शन ना लिया तो ये तो तबाही, तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म, ये इदारा खत्म, आप भी खत्म, बॉस आपने एक्शन लेना। अच्छा, वो करेंगे क्या, मैनिपुलेट। इनको मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अंग्रेजी में मिस्टर मैनिपुलेटर और मिस मैनिपुलेटर, ये मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को। अच्छा, इन्फॉर्मेशन को ये होल्ड करके रखेंगे अपने पास। आपको मीटिंग का तब बताएंगे जब 5 मिनट रह जाएंगे। आप कहेंगे क्या बॉस के साथ मीटिंग है, आपने बताया नहीं, क्योंकि वो बॉस के सामने आपको गंदा करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं तैयारी ना करके आप तैयारी ना करके जाए, अब मटेरियल पूरा ना हो। अब रात को वो आपको ईमेल करेंगे कि सुबह ना बॉस के साथ 9 बजे मीटिंग है। अब रात को बंद के मैं रात को क्या तैयारी करूं। अच्छा, ये सारा ऑफिस पॉलिटिक्स का पार्ट है, मिस्टर मैनिपुलेटर और मिस मैनिपुलेटर। फिर ये मिस्टर चुक्कू, एक और कैटेगरी है मिस्टर मक्खन और मिस मक्खनी, ये भी बड़ी फेमस, आपको मैंने बिल्कुल ये भी वायरल है, ये भी वायरल है। तो मैं कराची में आया तो मिस्टर मक्खन और मिस मक्खनी का काम है, जब बॉस नजर आए जेब में से एक मक्खन निकाला और बॉस को वो भी अच्छी क्वालिटी, वो भी अच्छी क्वालिटी का कि ज़बरदस्त, और बॉस को जो है ना, हमने बॉस को बता दी कि क्या है। अब होता क्या है डॉक्टर साहब, होता ये है कि जब आप इस तरह के लोगों को अपने इदारों में लेकर आते हैं, वो ग्रो नहीं करता इदारा। सही। अब होगा क्या,
आपको तो अच्छा लग रहा होगा यार ये मेरे हमदर्द हैं, ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये मेरे अपने हैं, वो कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, बाकी सारे सपने होते हैं। तो जब आप इन लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाते हैं, इनकम्पिटेंट लोगों, तो कॉम्पिटेंट बंदा डॉक्टर साहब वो फिर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकता। साफ ज़ाहिर है वो फिर कैसे टिकेगा जब उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी स्किल्स हैं वो सामने ही नहीं आएंगी। तो वो फिर कहता है यार कि मैंने यहाँ पे जो है ना काम नहीं करना, क्योंकि उसको पता है यार कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे हैं। अच्छा मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहती है कि हमारे पास न्यू ब्लड आए, नए लोग आए, नई चीज़ हम करें, लेकिन जो ही वो नीचे लोग होते हैं ना, वो भी मजबूर होता है ना, मतलब उसने इतने साल अपनी नौकरी गुजारे होते हैं ये सारी, लेकिन होता ये है कि एक टाइम पर आके वो समझता है यार कि मुझे भी नए लोग लेकर आने हैं, चीज़ों को इन करना है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। नीचे किचन कैबिनेट कहती है क्या ज़रूरत है ऐसे बंदों, हम हैं ना सर, हम हैं, लेकिन क्या वो किचन कैबिनेट अपने आप को इम्प्रूव करी है, अपनी कॉम्पिटेंसी पे काम करी? नहीं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी हैं लोग हमारे यहाँ पे, जो बच्चे हैं या बच्चियाँ जो भी लोग हैं, हमें अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू लर्न कि यार हमने इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या स्टेप्स हैं जो हमने लेने हैं, हम करते क्या हैं। जो नया बच्चा आता है ना, जो होता है ना मिस्टर चुक्कू, मिस्टर मक्खन या मिस मक्खनी, और ये जो मिस्टर मैनिपुलेटर या मिस मैनिपुलेटर, ये देखते हैं यार ये कौन सा बच्चा कहाँ पर आ रहा है, उसको लॉबी का पार्ट बनाएंगे। ओके अच्छा उसे कहेंगे तुमने ना कूलर टॉक्स करनी है, वो सूटा ब्रेक होती है ना, जाओ बच्चे उस पे खड़े हो और देखो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, लोग बॉस के बारे में क्या कह रहे हैं, अच्छा लोग जो हैं वो हमारे बारे में, इस डिपार्टमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं। अब उस बच्चे को वो बनाते हैं रिपोर्टर, वो पूरी रिपोर्टिंग करके ना वो बच्चा उनको देता है। अब बच्चे को तो नहीं पता कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स का रहा है या उसका वो शिकार है, क्योंकि उसको तो ये उसने तो अपने लिंक्स बिल्ड करने हैं, उसको तो अभी आप ऊपर आना है, उसने तो कहना है मुझे तो इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। अब इदारों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहे हम कि यार देखो ये सिनेरियो बेस्ड है, जैसे मैंने आपसे वर्ड यूज़ किया सूटा ब्रेक, कूलर टॉक्स। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ जाके ना वो रिपोर्टिंग कर रहा है और वो लेकर आ रहा है और उनको वो बता रहे हैं कि देखिए जी ये 7-8 लोग खड़े थे। अब देखें ये तो कंफर्म है कि आप किसी भी इदारे में काम करें आप मुकम्मल तौर पर खुश नहीं रह सकते, और कोई भी एम्प्लॉई खुश भी नहीं होता, और एम्प्लॉयर भी डेफिनेटली किस तरह से किसी भी एम्प्लॉई से वो भी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं अपनी एक जो है ना हाँ, तो वो है वो तो कहीं कोई ना कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है होता ही है। तो अब वो करते क्या, उस बच्चे से वो रिपोर्टिंग ले लेते हैं। अब मैं आपको रियल टाइम सिनेरियोस बता रहा हूँ, वो बच्चे को कहते हैं कि तुम हमें खबरें दो, वो 6 महीने ये काम करता है, वो कहीं जब एक्सपोज होता है बच्चा, तो वो जो लॉबी कर रहे होते हैं ना वो उससे पीछे हट जाते हैं, हाथ उठा लेते हैं कि हमारा तो इससे कोई लेना हमें तो पता ही नहीं था, ये तो खुद ही बता रहा था, हमें तो आइडिया ही नहीं है कि ये कैसे कर रहा है। अब वो बच्चा कहता है यार 6 महीने उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, और अब जब हमारी ये सिलसिला आ रहा है इंक्रीमेंट का या कोई और बारी आई है, जैसे उसको उन्होंने झांसा दिया तो आइए, लेकिन अभी मुझे कह रहे हैं कि तो हम पार्टी नहीं है, विच इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल और अनप्रोफेशनल। अब उस बच्चे के साथ हो क्या रहा है, वो कहीं और किसी इदारे में जा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, लेबल लग गया यार ये ऑफिस पॉलिटिक्स करता है। वो जब फीडबैक लिया जाता है तो वहाँ से पता चलता है कि ये फीडबैक आ रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी इस प्रोग्राम से मैं ये जो फॉलोअर्स हैं उनको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन करें तो बहुत ध्यान से, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आंखें और कान खुली रखें। हाँ बिल्कुल, और जुबान बंद, सिर्फ सुने, सही, सिर्फ और सिर्फ सुने और समझें और खामोश रहें, सिचुएशंस देखें, क्योंकि आपने कोई जुमला बोला वो जुमला कहीं से किसी और जगह पे पहुंचेगा, किसी और तरीके से, किसी और वर्डिंग से। उसको पोर्ट्रे किस तरह से किया जा रहा है, वहाँ पर जाकर उसको किस तरह पेश किया जा रहा है, उसका अपना बिल्कुल। हसन साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, आज हम इस पे बात कर रहे हैं। नाज़रीन आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर। ऑफिस में जो पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं, ये कौन लोग होते हैं, ये जिसकी टिपिकल जो एक टेक्निकल लैंग्वेज में मैं कहूँ जो उनको नाम दिए गए हैं, मिस्टर मक्खन, मिस्टर मखनी, मैनिपुलेशनर, ये वो लोग होते हैं जिनको फिजिकली अपने काम के ऊपर, टेक्निकली काम के ऊपर इतना अबूर हासिल नहीं होता। तो ये वो लोग होते हैं जो इनकम्पिटेंट होने के साथ साथ पर अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल होता है कि वो एचआर को इतना पावर करें कि वो लोगों के फीडबैक ले सकें। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी मज़े की बातें हो रही थी कि ऑफिस कल्चर होता किस तरह से है, और ये वो कल्चर जिसकी बात की जा रही है। हर बंदा जो भी कहीं जॉब करता है वो इसका विक्टिम ज़रूर होता है किसी न किसी तरह से। ऑफिस की मैनेजमेंट को इसके ऊपर क्या करना चाहिए, किस तरह से वो इन लोगों को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद इनकी काउंसलिंग की जाए ताकि वो एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो और पॉजिटिव वे में उस एनर्जी को यूज़ किया जाए, ना कि नेगेटिव वे में, जिससे कम से कम कोई प्रोडक्टिविटी आपकी जो है ना वो बढ़ सके। मैं चलूँगा हसन रज़ा साहब की तरफ। हसन साहब, थैंक यू, आपने बड़ा डायनामिक्स बताए जो एक्चुअल बेसिकली डिटेल्स और रूल्स जो उनकी रूट कॉज हैं। जो मैनेजमेंट होती है उसको भी नज़र आ रहे होते हैं ना हर मैनेजमेंट को कि यार ये बंदा जो है ना वो सिर्फ चापलूसी में लगा हुआ है, ये बंदा जो है ना सिर्फ खुशामदी है, उसको नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो मजबूरन उसको कैरी कर रहे होते हैं कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन, खबरें टाइम से पहले ही मिल जाती हैं, जो बात कल होनी है वो आज ही पता चल जाती है। मैनेजमेंट को खुद इन चीज़ों को कम करने के लिए डिसीजंस लेने चाहिए या नहीं, या मैनेजमेंट चाहती है कि ये रहे? देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना उसका आपको नहीं पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है समहाउ आपको पता होना चाहिए यार कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। सही। लेकिन अगर आप ऑफिस बॉय को कह रहे हैं इतनी पेटी चीज़ों को भी आपको पता होगा तो फिर मेंटली डिस्टर्ब ही ऑफिस बॉय को अगर आप ये कह रही है कि नज़र रखो कि डॉक्टर साहब कितने बजे इन करते हैं, कितने बजे आउट करते हैं, किसके साथ बैठते हैं, चाय कहाँ पीते हैं, कितने गिलास पानी के पिए और क्या क्या बातें की, ज़रा पता करके लाओ, तो विच इज़ टोटली रॉन्ग। मतलब अब आप देखें कि आपने उस इदारे की ग्रोथ के लिए काम करना है, अब आप ऑपरेशन में फंस गए हैं। जो हमारे आजकल जो सीईओज़ हैं वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रही है, लेकिन बहुत सारी सीईओज़ बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं जो कि मैनेज कर रही हैं, जिनको पता है यार कि एम्पावरमेंट, जो हम पावर की बात कर रहे हैं। ये नई जनरेशन में आपको लगता है जो नई जनरेशन के सीईओज़ या नई जनरेशन के पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीज़ों से दूर हैं, और वो जो टिपिकल माइंडसेट में, जो फिक्स माइंडसेट के जो सेठिया कल्चर वाले लोग थे, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है? देखिए, आपका मुशाहिदा क्या मैंने आपसे पहले कहा कि पॉलिटिक्स तो है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, चाहे वो इदारा छोटा है, चाहे वो टेक सीईओज़ हैं, चाहे वो नॉन टेक सीईओज़ हैं, जनरेशन जी है या वो मिलेनियल हैं या फिर बड़े हैं, वो तो है, लेकिन हर जगह क्वांटम जो है ना वो डिफरेंट है। अब देखें, एक बंदा है जो कि नौकरी करके आया है और उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, वो अच्छी तरह मैनेज कर लेगा क्योंकि वो उस सिचुएशन से गुजरा है और सिचुएशन से गुजर के वो एक जगह पर आया है, उसको पता है किस तरह से होता है, उसको पता है कि मैंने किस तरह करना है। लेकिन जो एक बच्चा कैन स्टूडेंट है और वो पढ़ के आया और उसने अपने एज ए सीईओ अपने आप को टाइटल किया और उसने अपना इदारा जो है वो बनाया, अब उसको नहीं पता कि मैंने क्या करना है। अब वो क्या करेगा, वो खुद से तजुर्बात करेगा कि यार मैंने इस बंदे को, हम करते क्या हैं, जो हमें जहाँ पे मार पड़ती है, जो चीज़ें हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, मैं सीईओ हूँ, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर ये चीज़ें ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, काम के हवाले से ठीक है, मैंने आपसे ना पर्सनल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिए, सीईओ ने भी और हमने, हम हो गए इमोशनली अटैच्ड। अब वो इमोशनली हम अटैच्ड हो गए, अब हमारे इमोशंस जो हैं, जो हमारे जो भी नीचे लोग होते हैं, हम ये चाहते हैं कि बॉस मुझसे रोज़ मिले, बॉस मुझे रोज़ ईमेल का रिप्लाई करे, रोज़ व्हाट्सएप पे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही हो। होता क्या है, पहले 3 महीने तो जन्नत होती है ना डॉक्टर साहब, प्रोविशन पर आप होते हैं, आप जो बात कह रही हैं वो मानी जा रही है, सुनिए जैसे एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होता है उसका। नई बहू आती है ना तो उसके मतलब वो उसको वो चौंच नखरे, इसी तरह से नई गर्लफ्रेंड बनती है तो फिर उसके जो है ना वो, और दूसरा देखे ना, जो हम न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको लगता है मैं तो जन्नत में आ गया हूँ यार, आई एम द वन एंड ऑल, और मैं ऐसे ही हूँ, क्या ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है, क्या ऑर्गेनाइजेशन मिल गई। लेकिन वो ये नहीं देख रहा होता, जो ऊपर किचन कैबिनेट बैठी है ना, वो 3-4 लोग जो बॉस के करीब हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चे कर ले, तू ले ले टाइम, 1 महीना लेना है, 2 महीने लेने हैं, ले ले, आना तूने हमारी तरफ ही है, एक दफ़ा ऊपर आओ तो। हाँ, अब वो उसका जर्नी क्या होता है, अब जो सीईओ होता है ना, सीईओ कहता है यार ये नया बंदा आया है, मेरी जो है ना, वो कई ऑर्गेनाइजेशन में ना वो किचन कैबिनेट से खुश भी नहीं होता सीईओ, वो भी चाहता है यार मेरी कोई जान छूटे इनसे, मैं मतलब खुद ही चले जाए, कोई ये हो जाए, क्योंकि वो भी तंग आ गया होता है ना, ब्लैक मेलिंग हो रही है इमोशनली, क्योंकि उसने जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी थी उसने बहुत सारी ऐसी बातें उन लोगों से शेयर कर दी थी जो उसको शेयर नहीं करनी चाहिए थी। सही। अपनी कंपनी के मामला शेयर कर दिए, पर्सनल लाइफ शेयर कर दी, क्योंकि उसको सीईओ बनना नहीं आ रहा था। वो जो एक गैप था, सीईओ के लिए खुद भी एलिजिबल नहीं था, खुद भी नहीं था, तो एक जो गैप था ना डॉक्टर साहब, जो सीईओ का
और एक एम्प्लॉई का वो मेंटेन देखें। हमें वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। कभी हमने उनसे हंस के बात करनी है, कभी थोड़ा सा सख्ती करनी है। अब होता क्या है, जहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स और ज़्यादा आती है, हम बहुत फ्रैंक हो जाते हैं। और फ्रैंक होने के बाद ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत ही फर्म हो जाना चाहिए कि लोगों को डर लगे, ज़्यादा जो है ना आपने बैलेंस करना है। अब जब वो चीज़ें नहीं करते, वो इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं पर्सनल लाइफ की दे दी, जैसे भी आपने वर्ड यूज़ किया गर्लफ्रेंड है, ऐसी कोई चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने बता दी, तो जो ही कोई सख्त वो करने कोई डिसीजन लेने लगते हैं, उस किचन कैबिनेट के वो जो ऑफिस पॉलिटिशियन का है जो बंदा, वो कहता है, सीईओ बोलता है मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा। अच्छा आप मेरे खिलाफ, आपको याद है 2006-2007 में आपने मुझे ये बात बताई थी। अब वो कहते हैं यार ये तो इसके पास सारे राज हैं। अब होता क्या है, जो एक्चुअल में हो क्या रहा है जगह पे, कुछ जगहों पे सीईओज क्या करते हैं, यार इसको रखना भी नहीं है और इसको निकालना भी नहीं है। तो यार ऐसा कौन सा एम्प्लॉई है, ये बड़ी सिचुएशंस हैं ऐसी कि अब वो पता चल गया ना कि यार ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन ये गया तो मुझे जाके मार्केट में एक गंदा करेगा, मार्केट में नुकसान होगा हमारी। अब वो क्या कहते हैं, वो उसको रखते भी नहीं है, उसको निकालते भी नहीं है। अच्छा वो करते क्या है, उसको ना असाइनमेंट से ओएसडी बना दिया, ओएसडी बना दिया, यस वेरी राइट वर्ड, ओएसडी बना दिया, उसको असाइनमेंट से दूर कर दिया। ठीक है यार तुम बैठो, तुम्हें हम सैलरी दे, उसकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, एक फिक्स सैलरी कर देंगे और उसे कहेंगे तुम ना ये ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क है ना यहाँ से ज़रा दूर रहो, इस तरह की चीज़ें करते रहो। कभी कभी उससे मिल भी लिया, फिर कर लिया। जब वो एम्प्लॉई ज़रा रोने लग गया कि मुझे बॉस रिप्लाई नहीं करता, मुझसे बॉस बात नहीं करता, फिर वो बुला के उसको सुन लेता है। आप अक्सर देखते होंगे जो हमारे ऐसे जब सीईओ के बाद लोग जाते हैं ना, तो सीईओ मोबाइल यूज़ कर रहा होगा और ऐसे ऐसे कर रहा होगा, हाँ ठीक है यार, ओहो कोई मसला नहीं, वो सुनी कर देगा, वो टाइम स्पेंड करेगा यार, ठीक है इसका 5-10 मिनट लेके ना इस पर कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना, जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा, आज जॉक साहब के साथ हूँ तो मैं फिर बता देता हूँ, देयर इज़ नो फ्रेंडशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम अक्सर ये कहते हैं हाय हमारी बड़ी दोस्ती हैं, हम लोग तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, खाना मिलके बगैर रह नहीं सकते। आप देखें हम खाना ना, जब ये ऑर्गेनाइजेशन का टाइम खत्म हो जाता है ना, तो 5 से 10 लोग ना लाइक माइंडेड ग्रुप बना होता है। हम ये करीब जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ जाके चाय पियेंगे, बातें करेंगे, आज का दिन ऐसा गुजरा यार, बॉस ऐसा है या फलां ऐसा है, आपकी दोस्ती हो जाती है। और वो फिर बताने का तरीका भी ऐसा होता है कि अगले को मुतनफर भी कर देना। हाँ अच्छा दोस्ती आपकी ना दोस्ती हो जाए डॉक्टर साहब, लेकिन देयर इज नो फ्रेंडशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल लाइफ में कोई दोस्ती नहीं। नो आपका मैं छोटा सा टेस्ट बताता हूँ, आपने करना, मैंने एक और पॉडकास्ट में कहा था, आप समझते हैं ना कि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, आप रिज़ाइन करें, सही, आप रिज़ाइन करें और उनको भी कहें यार तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरी जिगर हो, तुम तो मेरे यार हो, तुम भी करो। नहीं करेंगे, बल्कि आपको कहेंगे और यार बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ यार, मैं ना फेसबुक पे लगाऊंगा, ये दोस्ती का लुभ, ये एक सेल्फी ले लेता, चलते हैं खोखे पे चाय पीते चल के, हाँ चाय पीते, आओ यार फेयरवेल देते हैं, मैं तुम्हें ना मतलब कोई टी-शर्ट ले देता हूं, अच्छी जगह डाइन आउट कर देते हैं। अब होगा क्या, ये चीज़ें ऐसी, तो देयर इज़ नो फ्रेंडशिप। अब जब आप किसी बंदे से बात करते हैं ना, वो जो आपका रात के टाइम शाम के टाइम ऑर्गेनाइजेशन से आप चले जाते हैं, उसी सर्कल में एक बंदा होगा जो कि बॉस का रिपोर्टर होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा। वो क्या करेगा, वो बात को वहाँ से पिक करेगा, आपकी बात को बॉस के पास पहुँचाएगा और आपकी नौकरी गई, आपकी नौकरी गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी लॉबी का पार्ट ना बने। बहुत सारे लोग तो हसन साहब ऐसे भी होंगे, आपने विटनेस किया होगा कि ये बात अगर बॉस तक पहुंचानी है या हायर मैनेजमेंट तक पहुंचानी है किसी तरह से, वो 2-4-6 ग्रुप बना के, जिनको मतलब उस लॉबी वाला जो बंदा होगा सबको आइडेंटिफाई होता है कि यार ये बंदा है, ये बंदा है, वो सबकी नजरों में होता है, उसको किसी ना किसी तरह से पिच करते हैं कि वो बात उसके कानों में पहुंचे और वो पॉइंट लेके पहुंचे कि ये बात जो है ना वहाँ नीचे हो रही है। आपकी इस डिस्कशन से मुझे एक टर्मिनोलॉजी और मिल गई, वो है मिस्टर रिपोर्टर और मिस रिपोर्टर। अच्छा मिस्टर रिपोर्टर और मिस रिपोर्टर का काम ही यही है कि उसने ऊपर रिपोर्टिंग करनी है और नीचे लोगों का काम जो है ना तमाम करना है, खराब करना है। और यस, हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे लोग हैं ना, उन सबको पता होता है कि यार ये रिपोर्टर है, ये ऊपर जाके ना होता है, वो मतलब उसको वो अपने आप में नहीं समझ रहा होता, हाँ, शायद उसको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन पूरे पाकिस्तान जान रहा होता है, पूरे इदारे में होता है। अच्छा वो रिपोर्टर जहाँ से गुजर रहा होगा ना, तो वो साइड वाला ना उसको कोने मार के, ओए रिपोर्टर जा रहा है, ये देखो आज फिर कोई रिपोर्टिंग देने लगा है बॉस को, और ये बॉस को इस तरह से, और वो जाके बॉस को ये भी बताता है मुझे रिपोर्टर बोलते हैं। एग्जैक्टली यही बताते जाके कि यार मुझे रिपोर्टर बोलते हैं और मुझे ये तंग करते हैं, इनको मना करें। तो बॉस कहता है यार
एक तो अच्छा होता तुम्हें मिल गया यार, देखो तुम्हें डबल हमने अपना जो है वो दे दिया, एक तुम्हें रिपोर्टर भी मिल गया, तुम ऑर्गेनाइजेशन में भी तुम्हें एक डेजिग्नेशन मिल गई, तो अब ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो रिपोर्टिंग तो कर रहा होगा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको ये बता दूं कि वो रिपोर्टिंग का जो लेवल है और जो रिपोर्टिंग का टाइम है ना, वो सिर्फ एक हद तक है। बॉस को भी ऐसे लोग लॉन्ग टर्म पसंद नहीं होते। यस, उसके भी कम से कम काम होते हैं, उसने भी देखना होता है कि मुझे इन लोगों से फ़ायदा क्या है। अच्छा हसन साहब, ये बड़ी हमने डिटेल में बात की, ये मुझे बताइएगा कि जो लोग मैनेजमेंट है सपोज, उसने डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ बनाए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स में हर डिपार्टमेंट के अपनी जेडीज़ हैं, उसके फिर पैरामीटर्स भी हैं उसको एनालिसिस करने के, फिर कमेटी है HRSC और ये वो। HR का इसमें बेसिक क्या रोल होता है? HR किस तरह से उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है? लोगों को पावर करने की बात की जाती है कि नहीं हम तो पावर कर रहे हैं, इक्वालिटी के ऊपर बात की जाती है। इसमें HR डिपार्टमेंट जो होता है वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है मैनेजमेंट और बाकी के डिपार्टमेंट्स में। HR अगर स्ट्रांग होगा तो ये पॉलिटिक्स रहेगी, फिर भी इसकी क्वांटिटी जैसे आपने कहा कि रहेगी तो ज़रूर कम हो सकती है। HR का बेसिक रोल क्या होता है इस तरह के फंक्शन? लेकिन डॉक्टर साहब जो HR डिपार्टमेंट है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल। लेकिन HR खुद से कुछ नहीं करता। सही। HR को भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, हमारी प्रोडक्शन टीम काम कर रही है, प्रोडक्शन टीम ने कैमरा लगाया, हमें मुझे माइक लगाया, आपको लगाया, अभी देखें ऑफिस बॉय हमें चाय भी दे के गया, बुशरा सिस्टर वहाँ बैठी है, वहाँ पर वो भी सपोर्ट कर रही हैं। अभी जिस दिन हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ जाए कि यार ये प्रोग्राम नहीं करना, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। HR को इंस्ट्रक्शन आती है कि यार इसको टर्मिनेट करना है या रिजाइन है, इस तरह की चीज़ें। वो किसी फीडबैक की बेस के ऊपर तक जो चीज़ें हाँ, पहुंचती हैं, वही मिस्टर तो वो मक्खन और मिस्टर इन्फ्लुएंसर और जो है। लेकिन यहाँ पर ना देखिए, ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अपनी नौकरी ज़रूर करें HR वाले, लेकिन बॉस के कान में ये डाल दें कि सर ये डिसीजन ठीक है या नहीं है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। हमारे यहाँ कई लोग हैं जो मिस्टर यस और मिस यस हैं, बस बॉस ने जो कह दिया ना कि वो किसी भी प्रोफेशन में, HR की बात नहीं कर रहा, मिस्टर यस और मिस यस, बॉस डन, आपने बोल दिया, वी विल डू दैट। बॉस आप सुकून करें, मैं हूँ ना, आपका भाई है ना, आप इजी हो जाएं, रिलैक्स रहें। लेकिन जब 6 महीने के बाद बॉस को रियलाइज़ होगा ना, तो बॉस कहेगा तुमने कहा था कि ये करना है, तुम्हारे कहने पे मैंने किया, तुमने यस बोला था, मैंने तो कहा ही नहीं था। हाँ। और भाई अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताना था कि ये डिसीजन ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन पोर्ट्रे कर रहे होते हैं लोग कि यार HR डिपार्टमेंट ना विलन डिपार्टमेंट है, यार HR डिपार्टमेंट सारा कुछ करता है, यार हमारा इंक्रीमेंट जो है ना वो HR ने रोका हुआ है, यार देखो ये जो है ना, ये जो पॉलिसी है ये है, ये रुकी। अच्छा ये परसेप्शंस बने हुए होते हैं। परसेप्शन बने। अब ये कोई ये नहीं कह रहा और भाई तेरा इंक्रीमेंट तेरे लाइन मैनेजर ने लगाना है, हमने तो नहीं लगाना, HR ने नहीं लगाना, हमने तो सिर्फ प्रोसेस करना है। तो जो ही ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है वो चीज़ होती है। लेकिन अब HR डिपार्टमेंट, HR प्रोफेशनल्स इवॉल्व हो रहे हैं। जिस तरह मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि जनरेशन Z, अब इनके साथ काम करना, डायनेमिक्स, इनके डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हैं। ये आपको बोल देंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ऐसे करें। अच्छा क्योंकि ये सोशल मीडिया से भी अडॉप्टेड है, पूरी दुनिया को देख रहे हैं, ग्लोबल विलेज है, पोरों में समाई हुई है, वो पूरे कल्चर को, एटमॉस्फेयर को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो उनको आइडिया है कि यार हम लोगों ने किस तरह से चीज़ें जो है ना वो करनी है, कैसे है। तो ऊपर जो बैठे, इस तरह हर डिपार्टमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स ना हो, सिस्टम बनाएं, सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करें, अच्छे सिस्टम्स लगाइए, SOPs को फॉलो किया जाए, को फॉलो करें सख्ती से, कंप्लाइंस लेकर आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जितने बड़े बड़े, मैं फिर भी ये कहूँगा ख़त्म नहीं कर सकते आप, रहेगा तो जरूर, उसका ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टम आप बनाएंगे ना, सिस्टम से विजिबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए एक बंदा काम कर रहा है जो सुबह से लेके 9 से 5 आपके पास आता है, वो काम कर रहा है और वो काम करके जा रहा है, लेकिन वो शोर नहीं मचा रहा, लुक बिजी डू नथिंग वाला काम नहीं है। अब आपकी नज़रों में कौन है इन जो लुक बिजी हो? अब वो हमारे इदारों में ना कुछ ऐसे लोग भी हैं ना, अब उनके पास जाएंगे, मेरे पास ना आना, मेरे पास बहुत काम है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। और इस तरह से एक बंदा जो चुप करके 9 से 5 काम कर रहा है और घर जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब वो कहीं पे भी आप गुड बुक में नहीं आएगा, आपकी बुक्स पे है ही नहीं, वो गुड बुक्स में है, हाँ है, लेकिन वो नहीं। लेकिन एक बंदा जो शोर में चाह रहा है, अब वो करते क्या, लुक बिजी डू नथिंग कैटेगरी वाले सुबह आएंगे, आते साथ ही एक बंदे के पास गए, बात की, चाय पी, चाय पीते साथ ही 2 जगहों पे और गए, डेस्क पे, लंच टाइम हो गया, लंच टाइम कर लिया,
उसको फोन करो, उसको फोन करो, आ जाओ कैंटीन और में, ये आ जाओ कर खाने लिया, पे आ चलो। जा यार, आ जा यहाँ बैठ, लुक बिजी और डू Do नथिंग। nothing। लेकिन जो ही कोई उनके पास जाता है ना काम लेके, और यार मेरे पास ना आना, मेरे पास बहुत काम है, एक्चुअली में उनके पास काम होता है क्योंकि उन्हें 10-15 दिन से कोई काम ही नहीं किया होता, तो काम तो उनके पास जमा होता हो है, जाएगा। जमा हो जाता है। अच्छा, ये करते क्या है, ये सुबह आएंगे टाइम पे लेकिन रात को जाएंगे लेट, और बॉस के सामने परसेप्शन होगा, ओए कितना काम कर रही है ये इतना लेट सिटिंग कर रहा है, ये लेट इतनी सिटिंग देर कर तक रहा है बैठता है। यार, ये बैठा हुआ है इतना काम कर रहा है, और सुबह वो जो बेचारा 9 से 5 आ रहा है ना, वो कहीं नहीं है। हाँ, वो तो मतलब वो नजर ही नहीं आ कहीं- रहा। अच्छा, वो करेंगे। हसन साहब इस पे बात करेंगे, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। ये जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की लेट सिटिंग वाली, इसके ऊपर बड़ी ज़रूरी बात करेंगे हम। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ऑफिस कल्चर के ऊपर, और ऑफिस कल्चर बेसिकली बनाया किस तरह जाता है, हायर मैनेजमेंट की तरफ से आता है, लोगों की तरफ से बनता है, और जो SOPs को फॉलो करवाया जाता है स्ट्रिक्टली, वहाँ पर ऑफिस कल्चर वाकई नज़र आता है। यह कहा यह जाता है कि ये जो आपके जिस तरह से कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में कोई दोस्त नहीं होता, जब तक आपकी जेब में सिक्के हैं तो आपके लोग सके हैं, जब सिक्के गिर जाएंगे तो ये सके भी गायब हो जाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आज बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। हसन रज़ा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया हमने कि कराची में मौजूद थे, तो उससे हमने बहुत सीखने को तो उनसे ऑलरेडी मिलता ही रहता है, जिस तरह से हम उनके लेक्चर्स और चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन आज साथ बैठ के जो सीखने का मज़ा आ रहा है ना, मैं कहता हूँ कि शायद वो मज़ा आपको जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको उस वक्त फील हो रहा होगा। जो ऑफिस में बॉस होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे ऐसे सीनियर मैनेजमेंट में भी लोग होते हैं जो अपना सबऑर्डिनेट को अपना सक्सेसर नहीं बनाना चाहते कि मैं कहीं खुदा ना खास्ता अगर ये सक्सेस हो गया, ये कामयाब हो गया, ये प्रमोट हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँगा। ये जो इनकॉम्पिटेंट्स हैं, अगर वो लोग उस काबिल नहीं हैं जिस सीट पे बैठे हुए हैं, वो सारा काम अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं, नीचे वो काम को जो है ना वो स्प्रेड ही नहीं करते कि ये लोग काम सीख ना जाएं, इनको पता ना चल जाए, किसी प्लानिंग में शामिल ना हो जाएं, किसी स्केड्यूल में उनको चीज़ों को जो है ना वो समझना देखना ना आ जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। हसन साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। बहुत काम की बातें आज, बल्कि मुझे MCR इंजीनियर पीछे ये कह रहा था कि मैंने 90% बातें मुझ पे हिट हो रही हैं। ये जो ऑफिस में सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे उस तरह से काम बांटते ही नहीं हैं। अथॉरिटीज़ को अपने पास रखना चाहते हैं, अथॉरिटीज़ कहीं इधर से उधर ना हो जाएं। अगर एक पेन भी ऑफिस में आना है तो वो उनके सिग्नेचर के बगैर अप्रूव ना हो, और इस तरह की जो थॉट्स होती हैं, इस तरह के जो माइंडसेट के लोग होते हैं, ये मैनेजमेंट के लिए कितने ज़्यादा, बेशक वो कितने भी कैपेबल हों, टेक्निकल नॉलेज कितना भी हो उनके पास, कितने फ्रूटफुल होते हैं, सूदमंद होते हैं कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक आपको ना बड़ी अच्छी पोइट्री है वो सुनाऊंगा, तो आपके सवाल का जवाब उसके अंदर है। तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, उसने कहा, मैंने देखा है ऐसे खुदाओं को यहाँ, मैंने देखा है ऐसे खुदाओं को यहाँ, सामने जिनके सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। तो फ़िरौनियत, सरिया, ये भरा होता है। सही है। हम समझते हैं कि जो अरूज है वो सारी उम्र रहना है, ये जो सीट है मेरे पास सारी उम्र रहेगी, ये जो पैसे हैं मेरे पास सारी उम्र रहेंगे। जिस सारी उम्र तो क्या, वो ये समझे आबे हयात पी लिया आबे हमने। हयात, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम रहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम ये कहते हैं ना हम बड़े लॉयल हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा प्यार करते हैं। आप तब तक लॉयल हैं, तब तक प्यार करते हैं जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जिस दिन आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, सॉरी टू से, ऑर्गेनाइजेशन कहेगी मुझे आप नहीं चाहिए। तो जब आपको कोई ओहदा मिले, जब आपको कोई ताकत मिले, तो प्लीज़ अपने अंदर कोई सरिया ना लेकर आएँ, अपने अंदर कोई फ़िरौनियत ना लेकर आएँ, उसका अच्छा इस्तेमाल करें। क्यों? जब आप करेंगे तो जब लोग जो आपके नीचे सबऑर्डिनेट हैं, अभी मैं उसके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ, तो जब आप बाहर जाएंगे, जिसको आपने अच्छा ट्रीट किया वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा, जिसको आपने अच्छा ट्रीट नहीं किया होगा वो अच्छा नहीं बोलेगा। अब आपका जो क्वेश्चन है कि हसन नीचे लोग जो हैं वो अच्छे नहीं रखते हैं, देखिए ये एक हमारे यहाँ ना बड़ा एक है कि जी मैं नीचे एक अच्छा बंदा ले आऊँगा सक्सेसर, तो मेरी जॉब ना ले ले यार, मेरी जगह ना ले ले। देखिए रिस्क का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने किया हुआ है, बेशक वो आपके सबऑर्डिनेट के साथ भी है,
वो आपके साथ भी है, वो भाई उसको मिलना ही मिलना है। अगर अल्लाह ने ये लिखा है कि आपकी डेजिग्नेशन में उसने आना है तो 100% वो आएगा। अगर नहीं लिखा तो वो नहीं आएगा। देखें हमारे यहाँ क्या होता है, हम नहीं रखते हैं बंदा, हर जगह नीचे हम खुद काम करते हैं, हमें वो उन नीचे 10-10 लोगों का काम खुद ही करना पड़ रहा होता है। वो इनकॉम्पिटेंट नीचे बंदा रख लेंगे हम और वो समझते हैं कि शायद मेरी ग्रिप ज्यादा है, मेरे पास काम, ये इसको ग्रिप तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल। मैं बताऊं, मेरे जो मेंटोर हैं, मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था, तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखी। उन्होंने कहा यार कि अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो ना, अपने नीचे एक बेहतरीन कॉम्पिटेंट बंदा लेकर आओ। मैंने कहा वो क्यों? कहते तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना, तुम्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं नीचे कॉम्पिटेंट बंदा ले आऊँगा तो मेरी जगह जो है वो ले ली जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, आप आराम से बैठेंगे, वो और काम करेगा। चीज़ों में शामिल हो सकते हैं और चीज़ें, आप थॉट्स लेवल आपके चेंज होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आपने अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, ऑर्गेनाइजेशन में जो सीईओज हैं हमारे, जो जनरेशन जी के और बाकी जो सीईओज हैं, आपने कौन से काम नहीं करने, किन लोगों को नहीं रखना है। सबसे पहले मिस्टर कंप्लेनर और मिस कंप्लेनर। हाय आज चाय ठीक नहीं थी, उफ पानी में ये मसला है, खाना सही नहीं दिया, बॉस का तो मूड ही खराब रहता है, बॉस तो फेवरेटिज्म करते हैं, बॉस से तो बॉस की वैसे कोई बॉस तो दुश्मनी है। अच्छा, ये होगा मिस्टर कंप्लेनर और मिस कंप्लेनर। ये हर जगह ना, ये मतलब आप शादी पे जाएंगे ना तो आपको एक रिश्तेदार ऐसा मिलेगा जो कहेगा मुझे खाना क्यों नहीं टाइम पे दिया, ओहो मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे आगे क्यों नहीं बैठाया दूल्हा दुल्हन के साथ, मतलब फूफा की बात। हाँ वो वाला। तो एक उनको आपने मिस्टर कंप्लेनर और मिस कंप्लेनर को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना। आइडेंटिफाई करें कि यार ये कौन है। अब वो करेंगे क्या, वो हर जगह बैठेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे, आप उनके साथ जैसे मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन वो खुश नहीं होंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो मिस्टर और मिस साजिशी हैं, सही, जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, हर जगह जाते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये एजम्पशन बेस्ड होते हैं। डॉक्टर साहब एज्यूम करते हैं कि यार ये ऐसे है, अगर ऐसे ना हुआ, हाँ इसने ऐसा कहा होगा और उसकी ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो उनके ज़हन में चल रहे हैं। खुद ही उसको जो है ना सवाल और खुद ही जवाब। अब वो क्या करेंगे, अधूरी बातें पकड़ी और आगे करेंगे, वो आगे जाके बॉस को बताएंगे। अब बॉस भी ना, अब देखिए ना, ये सेट लगा हुआ है और सारी चीज़ें हैं, अब बॉस ने तो पैसे लगाए हैं ना, अब वो अगर जाके कहने बॉस अगर आपने ये काम ना किया तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आप भी डूब जाएंगे समंदर में, तो आपने ये काम ज़रूर करना है। अब वो कहेगा यार मैंने पैसे लगाए हैं, उसको लग रहा है यार मेरा हमदर्द है। अब बॉस को चाहिए कि उस इन्फॉर्मेशन को करे वेरीफाई करे कि यार ये मेरे पास आए हैं सोर्स, अगर उसको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, उनको बुला के पूछे कि यार ये मिस्टर कंप्लेनर, मिस कंप्लेनर या मिस्टर साजिशी और मिस साजिशी जो भी है, इनसे पूछे भाई तुमने ये बात की थी, लॉजिक क्या पीछे इसकी क्या है। अब होता क्या है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स आती है, ऊपर इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, वो उस पर एक्शन लेते हैं और ख़त्म, वेरीफाई नहीं करते। करना क्या है, आप कानून के कच्चे लोग, कानून के कच्चे। अब आपने करना क्या है, सीओ को चाहिए, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची, उसने कहा सर वो फला बंदा ऐसा काम कर रहा था, अच्छा बुला लो उसको। बंदा कहेगा यार ये मैंने क्या किया, हाँ, दोनों को सामने करा दिया। अब वो दोनों को जब सामने कराया ना, हाँ जी बताएं आप क्या कह रहे थे इनके बारे में, सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं। अब वो काम नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना वो उसका रास्ता बंद हो गया। अब वो बंद हो गया ना, अब वो ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती। अब वो दो उठेंगे, वो फ्लोर पे जाके ना बता रहे होंगे यार आज ये हुआ, आज ये हुआ, यहाँ बता रहे होंगे या बिल्कुल चुप कर जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। तो वो वहाँ पे जब साइलेंट हो जाएंगे तब उनको अंदाजा होगा यार कि ठीक हो। अब बॉस को ही पता चल गया कि क्या है, लेकिन हमारे यहाँ ना कानों के कच्चे लोग बहुत हैं, ये कल को मुझे कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा, इस वजह से उसको। अच्छा आप देखें कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन बॉस के पास जाता है ना, कंप्लेन लेके, वो विनर होता है। वो जाता है, बॉस कहता है हाँ ये ठीक कह रहा है, जो दूसरा बंदा आएगा ना जस्टिफाई करने, भाई नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ना कॉर्पोरेट में फेमस है, जो पहले पहुंच गया ना बॉस के पास, उसकी सुनी गई। अच्छा हसन साहब, इसमें एक टर्मिनोलॉजी और यूज की जाती है, कहते हैं कि जितना सेठ के करीब उतना गेट के करीब। ये इसमें कितनी सच्चाई है कि जो सेठ से ज्यादा करीब होगा, सेठ उसको उतनी जल्दी किक आउट भी करेगा? देखिए ये डिपेंड करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में इट्स वेरी। बहुत सारे लोग तो सेठ के करीब होते हैं और दिल के करीब होते हैं, लेकिन वो गेट से दूर ही होते हैं। और कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं, असल में देखें ना, होता ये है कि आप जब किसी भी इदारे में काम कर रहे होते हैं ना,
तो आपने मैनेज करना होता है। बॉस मैनेजमेंट इज़ आल्सो एन आर्ट। हमारे यहाँ अब किसी एक दफ़ा सवाल पूछें डॉक्टर साहब कि आप किसके लिए काम करते हैं, इदारे के लिए या बॉस के लिए? ये एक बड़ा मेन क्वेश्चन रहता है कि भाई मैं तो बॉस के ने बोला बॉस के लिए काम कर रहा हूं। हाँ, तो हम हर जगह ये कहते हैं कि यार मैं तो बॉस के लिए काम करता हूँ, मेरा तो बॉस मतलब इस तरह से है, मैं इदारे के लिए काम नहीं करता। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे होंगे। हमने करना क्या है, हमने सिस्टम्स के लिए काम करना है, उस इदारे की बेहतरी के लिए काम करना है। ठीक है, बॉस हमारे सरबराह हैं, सारी चीज़ें लेके चलोगे, लेकिन अगर बॉस के लिए काम करते हैं तो फिर बॉस को आप ये नहीं कह सकते कि बॉस ये चीज़ें ठीक नहीं है। नो 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 बॉस, यू हैव टू लर्न कि आपने बॉस को नो किस तरह करनी है। अच्छा, जो आप कह रही हैं जो दिल के करीब हैं, वो गेट से सेठ के करीब है, वो गेट के करीब सेठ के जो गेट के करीब है ना, उनको ये चाहिए कि आप वो अपनी कॉम्पिटेंसी पे बात करें, अपने काम पे फोकस करें। और अगर बॉस को लग रहा है कि यार ये लॉन्ग टर्म मेरे लिए अच्छा हो सकता है, तो वो फिर गेट से दूर ही रहेगा। अगर उसको लग रहा है, देखिए ये चापलूसी, तारीफें, खुशामद, ये ज़्यादा देर नहीं चलती भाई, ये नज़र आ जाती है, ये नज़र आ जाती हैं और ये बॉस को ना कुछ हद तक फैसिलिटेट करती हैं। वो भी कहते हैं यार मुझे काम चाहिए भाई, एक वक्त आएगा उसको भी दिल भर जाएगा, वो भी आपको जो है ना वो फिर करेगा। और नहीं, वो फिर आपको ना वो जलील और रुस्वा करके भेजेंगे। वो कहेंगे तुम्हारी वजह से मेरे बहुत से कॉम्पिटेंट लोग छोड़ गए हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है। हसन रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर, वो जो यकीनन हर ऑफिस में होती है, कम व बेश, तो उसमें क्वांटिटी की बात हम नहीं करते, लेकिन होती ज़रूर है। उसको किस तरह से मैनेज करना है, ख़ास करके ऊपर की जो मैनेजमेंट है उनको अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए कि अगर एक बंदा मुझे कंटिन्यूसली बहुत सारे लोगों की आके कंप्लेंट्स ही कर रहा है या किसी ऐसे तरीके से उनका बताने का तरीका भी ऐसा होता है कि जिसमें पूरा मक्खन, मिस्टर मक्खन और मिस मक्खनी की जो बात की गई, वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि शायद आपकी कंपनी का आज लास्ट डे है, ताला लग जाएगा अगर आपने इसके ऊपर डिसीजन ना लिया। उसकी ज़ाती, उसके साथ भी कोई अनाद हो सकता है, कोई दुश्मनी हो सकती है, जिसकी बेस के ऊपर वो आके इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहा है। आप ये देखें कि उसका काम कैसा है, आप दोनों को बिठाएं, बात करें, उस पर देखें, लेकिन मैनेजमेंट को इसके ऊपर डिसीजंस लेने होंगे। एसओपीज़ को और जेडीज़ को जितना अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।